हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर 1 की कंटिन्यूटी के अंदर वापस हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन उसके ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया था। अच्छा, उस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, एलिमेंट क्या होता है वो पढ़ लिया था, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसमें रो क्या होता है और उसमें कॉलम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद जो मेन चीज़ अपन को समझनी वो है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर अपन को नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसका भी एक सिंपल सा वही सेम फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहाँ में कुछ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, कुछ मैट्रिक्स के एग्जांपल्स लिखे, जैसे ये इसके अंदर एक ही रो एक ही कॉलम है, तो ये किस ऑर्डर के मैट्रिक्स हुई 1 क्रॉस 1। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे आपके पास 1। इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपके पास कितने रो हैं 1 और 2 और कॉलम कितने हैं सिर्फ 1। तो यहाँ पे 2 × 1 विल गिव यू 2, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2। ऑर्डर देखना, आई थिंक सो आप सबको समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ रोज पहले लिखनी है देन नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बात करनी है। इसी तरीके से पहले यहाँ पे देखिए कितनी रो है, सिर्फ एक ही रो है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 क्रॉस 2। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आप दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें देखिए 2 आपको रोज दिख रही होगी और 3 आपको कॉलम दिख रहे होंगे। सो इसका ऑर्डर कितना हो गया रो इंटू कॉलम, 2 क्रॉस 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आप इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 6। चलिए, इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6, तो आपको बताना है उसके कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। सो आपको कुछ नहीं करना, उसको फैक्टराइज करना है। अब आप 6 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 6 ये सारे फैक्टर आएंगे, तो उसी के बेसिस पे हमने मैट्रिक्स बना दी कि 6 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन सकती है, एक 1 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स बन सकती है, एक 2 क्रॉस 3 की बन सकती है और एक 3 क्रॉस 2 की बन सकती है। सो ये सारे पॉसिबल मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 6 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 6 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 6 रोज के बारे में बात करें और एक कॉलम के बारे में बात करें, और यहाँ पे हम एक रो के बारे में बात करें और 6 कॉलम्स के बारे में बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज है कितनी है 6 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, तो ये कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी जिसमें रोज कितनी होगी R1 R2 से लेकर के R6 तक, और कॉलम कितने होंगे सिर्फ 1। लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स के बारे में बात करूँ तो रो तो सिर्फ एक ही है, यानी R1, लेकिन कॉलम कितने होंगे C1 C2 से लेके C6 तक। जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स हो गया हमारे पास जिसका जो ऑर्डर है वो कितना है 1 क्रॉस 6, क्योंकि इसमें रो कितनी सिर्फ 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 6। ठीक है, इस तरीके से 2 क्रॉस 3 में हमारे पास 2 रोज हो जाएंगी R1 और R2, और कॉलम कितने हो जाएंगे हमारे पास 3। ऐसे अगर मैं इस ऑर्डर के बारे में बात करूँ तो उस केस में 3 रो हो जाएगी और 2 कॉलम। तो ये अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है तो उस केस में हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर क्या बन सकता है 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 2, दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर। इसके अलावा आप कोई दूसरी मैट्रिक्स इससे फॉर्म नहीं कर सकते। इसमें भी 8 एलिमेंट, इसमें भी 8 एलिमेंट, इसमें भी 8 एलिमेंट और इसमें भी 8 एलिमेंट। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, 1 रो होगी 8 कॉलम होंगे, इसमें भी 8 रोज होगी इस बार और 1 कॉलम होगा, इसमें 2 रोज 4 कॉलम, 4 रोज और 2 कॉलम। आगे थोड़ा और प्रोसीड करते हैं। अब हम सीखते हैं कि अगर हमको कोई पर्टिकुलरली एलिमेंट डिफाइन कर रखा है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उससे मैट्रिक्स कैसे लिखें। तो देखते हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, लेट द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, आपको जो मैट्रिक्स के एलिमेंट को दे रखा है कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, लेट्स से हाफ आयोटा i माइनस 2j, और अपन को यहाँ पे लेट से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट से 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। फाइन, सो ए जैसे मैंने आपको पहले बताया था रो और एक कॉलम को बताया, तो ये पर्टिकुलरली आपको एक एलिमेंट बता दिया, डिफाइन कर दिया एलिमेंट कुछ इस तरीके का होगा, तो आप इसकी एक मैट्रिक्स फॉर्म करके बताओ जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 है। सो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप जनरल मैट्रिक्स लिख लीजिए। सो मैं मैट्रिक्स मान लूँ ए, जैसे मैंने आपको बताया था कैपिटल, किसी भी कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हो, तो मैंने कैपिटल ए बोल दिया क्योंकि 2 रो होने वाले 3 कॉलम, तो इसमें 2 रो कौन कौन सी लेंगे, 2 रो होंगे 3 कॉलम, A11 A12 और A13, दूसरी A21 A22 और A23। ये हो गई हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर लेता हूँ।
इसलिए हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 इसके अंदर कॉलम्स हैं। फाइन, अब अपन को इसके एलिमेंट आइडेंटिफाई करने कि इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है इसकी जगह क्या क्या आएगा। तो उसके लिए अपन को एक जनरल एलिमेंट दे रखा है जिसमें आई रो को और जे किसको डिफाइन कर रहा है, उसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। सो यहाँ पे ये मॉड है, मॉड का मतलब आई थिंक आप सबको पता होगा कि जो भी क्वांटिटी अंदर नेगेटिव वो बाहर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन एलिमेंट निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे A11। यहाँ पे i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी कितनी है 1। आप ऑर्डर से चलिए, आप गलत कभी नहीं करेंगे। पहले A11 A12 A13 पहले कैलकुलेट करिए, फिर नीचे के 3 कैलकुलेट करिए। सो A11 में i की वैल्यू कितनी है 1 -2, j की वैल्यू कितनी है 1। सो 1 - 2 विल गिव यू -1 और उसका मॉड लेने पे आपको क्या मिलेगा 1। सो आंसर आ जाएगा इसका 1/2। इस तरीके से A1 को अगर हम निकालेंगे तो हाफ 1 - 2 × 2 दैट इज 4 - 1 विल गिव यू -3 और उसका मॉड लेने पे आपके पास आएगा 3। नेक्स्ट A13 हाफ 1 - 2 × 3 3 2 6 -1 माइनस का 5 मॉड लेने पे आएगा प्लस का 5 फिर हो जाएगा हमारे पास 5/2। नेक्स्ट अपन देखते हैं A21। इस बार i की वैल्यू 2 हो जाएगी और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हाफ इंटू मॉड 2 - 2 × 1 2 - 2 0 0 का मॉड 0 है, सो 0/2 विल गिव यू 0। नेक्स्ट अपन बात करते हैं A22 के बारे में। इक्वल्स टू हाफ 2 - 2 × 2 4 - 2 will give you -2 मॉड लेने पे आएगा प्लस का 2 2/2 will give you 1। A23 हाफ i की जगह आ जाएगा हमारे पास 2 - 2 × j की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 3 हो जाएगा 6 - 2 will give you -4 उसका मॉड लेने पे आएगा 4 और उसको 2 से डिवाइड करने पे आएगा हमारे पास 2। सो सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट आ गए। इसी ऑर्डर में आपको लिखना है 1 2 3, देन नेक्स्ट रो के अंदर 1 2 3, इसी ऑर्डर में आप लिखिए, आपकी मैट्रिक्स कभी भी गलत नहीं होगी। तो ए हमारे पास आ गया, मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। सबसे पहले हाफ 3/2 5/2 0 1 and then 2। so this is the required matrix of 2 क्रॉस 3। इसी तरीके से आपको कोई भी एलिमेंट डिफाइन किया हो आप इजीली उसकी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। आगे हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, तो उसमें से कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखी है तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स, देखिए नाम से समझ आ रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो अवेलेबल हो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैंने आपको बोला एक मैट्रिक्स है ए, तो किस तरीके की होगी 2 3 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 रो है 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 क्रॉस 3। ऐसे दो एलिमेंट ले लीजिए, सिंगल एलिमेंट भी आप लेंगे तो उस केस में भी आपके पास रो मैट्रिक्स की फॉर्म होगी। मतलब अगर नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी हो जाए 1 हो जाए तो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, रो मैट्रिक्स हो जाती है। यानी m की वैल्यू कितनी हो जाए 1। m की बोल रहा हूँ मैंने अभी आपको बताया किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अपन लिखते हैं m क्रॉस n से। अगर m की वैल्यू 1 है तो उस केस में वो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, रो मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो लेट्स से बी मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सिर्फ 1 है इसलिए इसको नाम अपन ने क्या दे दिया, कॉलम मैट्रिक्स। यानी अपन बोल सकते हैं जहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाए 1 होता है उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 1। ऐसे अगर आप 1 2 लेते तो उसका ऑर्डर कितना हो जाता है 2 क्रॉस 1, बट नंबर ऑफ कॉलम फिर भी कितने रहेंगे आपके पास 1 ही रहेंगे, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। नाम से समझ आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या नहीं हो, इक्वल नहीं हो। बिकॉज रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ ब्रेड्थ की इक्वल थोड़ी ना होती। उसी तरीके से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, m जो है वो n की इक्वल नहीं होगा। अगर हमारे पास m जो है वो n की इक्वल नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो भी अपन ने जितनी भी मैट्रिक्स देखी 2 क्रॉस 3 की देखी, 3 क्रॉस 2 की देखी, 8 क्रॉस 1 की देखी, 1 क्रॉस 8 की देखी, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं थे, इसलिए वो सब किस टाइप की मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जांपल देखें, जैसे मैंने 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स लिख दी, मैं कह रहा हूँ 2 क्रॉस 3, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम 3 होंगे और नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, सिर्फ 2। तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स हो गई, इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें से तीनों जो मैट्रिक्स है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जो पढ़ने वाले हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स, वो बॉडी इंपॉर्टेंट है और आगे जितने भी पार्ट आएंगे वो सब उसी के एक्चुअली सब पार्ट होंगे। तो नाम से समझ आ रहा है ना स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जहाँ पे
नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे एक क्या बोलते हैं स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है, वैसे इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो मैंने लिख दिया n इक्वल्स टू क्या होगा n। तो जैसे मैंने आपको बोला ये क्या है, 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसलिए क्या हो गई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मैंने बोला 2 4 6 7 इट में भी एक रैंडम नंबर है जस्ट। सो एक 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के क्या है, इक्वल है, इसलिए ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आप 3 क्रॉस 3 की लिखें, 4 क्रॉस 4 की लिखें, 5 क्रॉस 5 की लिखें, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब वो कैसी मैट्रिक्स है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा मैं जो भी बात करने वाला हूँ उनके बारे में, अभी मैं 3 मैट्रिक्स आपको पढ़ाऊंगा। एक होगी डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद होगी स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद होगी यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा एक और है नल मैट्रिक्स, जिसका चौथा पार्ट है, वो सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम 4 पार्ट में और सब डिवाइड कर सकते हैं। एक हम पढ़ेंगे डायगोनल, डायगोनल के बाद आएगी स्केलर, स्केलर के बाद आएगी आपकी नल, और नल के बाद आएगी आपकी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। देखिए नाम से समझ आ रहा है डायगोनल, जैसे मैं आपको बोलूं आपको एक स्क्वायर में डायगोनल ड्रॉ करना है, तो ये डायगोनल है। ऐसे मैट्रिक्स के अंदर भी तो कोई ना कोई डायगोनल होगा। सो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, जैसे मैंने आपको 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, ये 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायगोनल तो एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स में भी बन सकता है ना, ये भी डायगोनल है, लेकिन इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोल सकते। सो हम एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबल डायगोनल बनेगा। बनने को तो ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, बट हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डायगोनल को कंसिडर करेंगे, इस वाले को। इस पर्टिकुलर डायगोनल का नाम क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर हमारे पास तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो है नॉन जीरो, बाकी सब क्या हो जाए, जीरो। यानी अगर मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सबको आपको क्या कर देना है, जीरो। अगर सब जीरो हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। सो इसको अगर मुझे शॉर्ट में डिफाइन करना है, अच्छा मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाऊँ, तो उसमें 1 और 2 सर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सब क्या है, जीरो। ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे स्पेशल बात ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स आप इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इसको लिखने का शॉर्ट एंड नोटेशन क्या है, इसके एलिमेंट्स को मैं कैसे लिखूँ, तो ऐसे लिख सकते हैं aij। अब aij कब नॉन जीरो है भाई, जब डायगोनल एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स में अच्छी बात क्या है, मैं आपको साइड में थोड़ा बताता हूँ। 3 क्रॉस 3 की जब मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। प्रिंसिपल डायगोनल में आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है, इक्वल है। यानी आई किसके इक्वल है, जे के। अगर आई जे के इक्वल है तो एलिमेंट नॉन जीरो होगा, और अगर आपके जो आई है वो जे के इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो लिखने का भी सेम तरीका, जीरो कब होगा, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। नॉन जीरो कब होगा, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। उल्टा है, नॉन जीरो कब होगा, जब आई जो है जे के इक्वल हो जाए, और अगर क्या बोलते हैं आई जो है वो जे के इक्वल ना हो, तो वो कैसा एलिमेंट हो जाएगा, जीरो। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ ऐसे ताकि आपको समझ आए। ये है हमारे पास, अगर आई जो है वो जे के इक्वल है तो वो नॉन जीरो होगा, और अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ये था हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो छठा पार्ट है, 6th पार्ट है, वो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए अभी जो अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है उसी का ही स्पेशल टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। फिर मैं कह रहा हूँ हमने जो अभी स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े उसके अंदर ही आते हैं हमारे इससे पहले जो हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन हम इनको सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो, बाकी सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स, अब
अगेन स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये भी डायगोनल से रिलेटेड ही है, बस यहाँ पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं कितने हो जाएंगे, नॉन जीरो हो जाएंगे, लेकिन वो सब कैसे होंगे, सिमिलर। ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है, इसमें सारे जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो सब क्या है, सिमिलर है। सो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, स्केलर मैट्रिक्स। इसके अंदर अगर अपन को ai से डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, सेम तरीके से होगा, ai जो है वो जीरो हो जाएगा अगर i जो j के इक्वल ना हो, जैसा पहले हमने लिखा था, और इस बार ये जो है k के इक्वल होता है, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है बट ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है सो उस केस में ये क्या हो जाएगी हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे अपन ने k की वैल्यू कितनी ली, -2 -3 -4 -5 -6, इवन कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, इमेजिनरी कोई भी नंबर ले सकते हैं, फंक्शन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट सेम होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, जिसके सभी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो। डिफाइन कैसे करेंगे, ai जो खुद ही क्या हो जाए हमारे पास, अगर m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है वो क्या हो जाए, पूरी की पूरी जीरो हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जीरो नहीं है, ये क्या है, कैपिटल O, ये डिफाइन करता है इसको, नल मैट्रिक्स को। जैसे मैंने आपको बोला कि 2x2 की नल मैट्रिक्स बनाएंगे तो सारे एलिमेंट कितने होंगे उसके, 0 0 0। अच्छा ये नल मैट्रिक्स काम कहाँ पे आएगी, जब अपन लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो दूसरी साइड पे हमारे पास जो 0 0 0 चल रहा होगा उसको अपन नॉर्मल जीरो से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वहाँ पे अपन इसको नल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जब यूज आएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझिए, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए किसी भी मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं in से, n रिप्रेजेंट दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसा मैंने आपको बोला स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सब इसमें इक्वल होंगे, यानी m जो किसकी इक्वल हो जाएगा, n की। सो अगर मैं m को भी n से रिप्लेस कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम n क्रॉस n लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की क्या है आपस में इक्वल। जैसे 2 क्रॉस 2 है तो n की वैल्यू भी 2 हो गई और n की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, n क्रॉस n। सो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है in, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना i1 तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 क्रॉस 1। अगर मैं बोल रहा हूँ ना i2 यानी इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। अगर मैं बोल रहा हूँ ना i3 तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3, यानी ये हो गया 1 क्रॉस 1, ये हो गया हमारे पास 2 क्रॉस 2। और अगर मैं बोल रहा हूँ i3 इसका मतलब ये कितना हो गया, 3 क्रॉस 3। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या नाम से समझ आ रहा है, यूनिट या आइडेंटिटी। यूनिट का मतलब सिंगल वर्ड। सो अगर सारे के सारे जो अपन स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट लिए तो सबके सब क्या हो जाए, जीरो, यानी सारे डायगोनल के एलिमेंट कितने, सॉरी जितने भी डायगोनल के एलिमेंट हो कितने हो जाए, 1 हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I1 बनाना है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल यही है और टोटल सारे एलिमेंट भी यही है। इसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इन सबको जोड़ के बाकी सब क्या होगा, जीरो। 3 क्रॉस 3 है, 1 1 1, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट जो है वो 1 1 1 है और बाकी सब क्या होगा, जीरो। तो हमारे पास क्या बन गए, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब आपके जितने भी डायगोनल के एलिमेंट है उसको 1 1 1 कर दीजिए, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सो इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होगा, इसके एलिमेंट्स को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, aij अगेन जीरो होंगे कब, जब i क्या हो, j के इक्वल ना हो। और क्या होंगे, स्पेसिफाइड कर दिया ना हमने यहाँ पे, k की वैल्यू कितनी कर दी, 1। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, जब i क्या हो, j के इक्वल हो जाए। तो ये हमारे पास इसके साथ ही जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो खत्म होता है। अब हम बात करते हैं, लास्ट है हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये अलग पार्ट है हमारे पास, बिल्कुल इसका ऊपर वाले से कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स नाम से समझ रहे हैं, किसी ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको अपन ने पहले दो सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जहाँ पे ऊपर का ट्राइंगल बनेगा और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है नीचे का ट्राइंगल बनेगा, नाम से तो यही समझ आ रहा है। सो देखते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। सो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जैसे मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स फॉर्म करी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसमें भी अगेन सारे के सारे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। सो जैसे मैंने लिखा 2 4 5 6 7 8। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, ऊपर में एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल और उसके ऊपर वाले एलिमेंट है वो सब क्या हो जाए, नॉन जीरो, और उसके नीचे वाले सब क्या हो जाए, जीरो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल। अब इसका शॉर्टेड नोटेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे वापस इस पे आ जाते हैं।
अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, जब मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आई और जे को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो ये ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता पड़ता है कि जो जे है वो या तो आई के इक्वल है या तो उससे ज़्यादा है। देखिए आई है, जे है, 2 1 से ज़्यादा है, 3 1 से ज़्यादा है, 3 2 से ज़्यादा है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल। सो अपन बोल सकते हैं कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें ए आई जे के जो एलिमेंट है जिनके अंदर जो, अब इसके नीचे वाला एलिमेंट जो है सब जीरो है, तो यहाँ पे जो आई है वो क्या है, जे से ग्रेटर है ना, यहाँ पे भी आई क्या है, जे से ग्रेटर, यहाँ पे भी आई क्या है, जे से ग्रेटर है, तो ए आई जे के वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो, जहाँ पे आई क्या है, जे से ग्रेटर, इन ये सारे एलिमेंट क्या होंगे नीचे के जीरो पे, क्योंकि यहाँ पे आई क्या जो जे से वो क्या है, ग्रेटर है। इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे कैसे डिफाइन करेंगे हम कि ए आई जे वो सारे ए आई जे जीरो होंगे जहाँ पे आई क्या हो, जे से ग्रेटर हो। अपर ट्रायंगल का मतलब सारे ट्रायंगल के ऊपर, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट जो है वो क्या हो जाए, नॉन जीरो, नीचे वाले सारे क्या हो जाए, जीरो। एक इसका जो पार्ट बचता है लोअर ट्रायंगल, उसमें नीचे वाले सारे जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो, और ऊपर वाले कैसे हो जाएंगे, सबके साथ जीरो। उसको भी देखते हैं। सो लोअर ट्रायंगुलर के अंदर क्या होगा, देखिए, सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 4 5, ये डायगोनल का एलिमेंट लिख दिए, यहाँ पे भी एक एलिमेंट आएगा, लेट्स से 7, और उसको लिखते हैं 2 और इसको लिखते हैं 6। सो ये हमारे पास जो एलिमेंट है इसमें जो ऊपर वाला सारे एलिमेंट है ट्रायंगल के ऊपर वाले सब जीरो हो गया, नीचे वाले सब क्या हो गया, नॉन जीरो। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो हमारे पास नीचे वाला ट्रायंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है, और ऊपर वाला जो ट्रायंगल है कितना हो गया हमारे पास, जीरो। सो हमारे पास क्या बन गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन में बिल्कुल जैसे कि सिमिलर टाइप की है। यहाँ पे हमारे पास आई जो जे से बड़ा था, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आई जे से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट को हमको क्या रखना है, इसमें जीरो, तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास हटाना। सो यहाँ पे जो जे है वो क्या है, आई से ग्रेटर है, तो अपन बोल सकते हैं ए आई जे क्या होगा, जीरो, जहाँ पे जे जो आई से क्या हो, ग्रेटर, जे क्या हो, आई से क्या हो, ग्रेटर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी के साथ ये मैट्रिक्स के सारे टाइप्स यहाँ पे खत्म होते हैं। सो पार्ट 1 का जो सबसे लास्ट टॉपिक है दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, वो अपन पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे अपन देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल है, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दे रखी हैं सो वो इक्वल कब होगी, सो हमने बोला दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। पहला तो उनका ऑर्डर सेम है, जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, पहले जो भी हमारे पास जो अपन ने ए मैट्रिक्स दिया उसके जो भी एलिमेंट है वो दूसरे जो भी हमारे मैट्रिक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की क्या होना चाहिए, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब जैसे मैंने बोले दो मैट्रिक्स है ए और बी, इसके एलिमेंट को आप डिफाइन कैसे करें, ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, लेट्स से इसको बी आई जे बोल देते हैं, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन। सो मैं क्या कह रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 B11 A12 B12 आपस में क्या हो, इक्वल। जैसे मैंने दो मैट्रिक्स दिया आपको, A इक्वल्स टू 2 3 4 5 और B क्या हमारे पास 2 3 4 5, इक्वल है ना। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। A11 B11 A12 B12 A21 B21 A22 B22, सारे के सारे एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के आपस में इक्वल है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। अगर मैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज भी कर देता तो उसको हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है, ये एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये इसके इक्वल नहीं है और ये भी इसके इक्वल नहीं है, इसलिए अपन इसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 और 5 लेके चल रहा हूँ तो कोई इशू नहीं, दोनों जो हमारे मैट्रिक्स हैं आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को अपन ऐसे लिखेंगे A इक्वल्स टू B। अब ये काम कहाँ पे आएगा, अगर हमारे पास कोई अननोन क्वांटिटीज दे रखी है और बोल रहा है दो मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, सो उस केस में अपन अननोन क्वांटिटीज के वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखिए, लेट्स हमको दे रखा है इफ A इक्वल्स टू B, दो मैट्रिक्स हैं A और B, वो आपस में इक्वल दे रखे हैं। A दे रखा है हमारे पास लेट्स से 2x 4x प्लस 3, यहाँ पे 7y और यहाँ पे 3z प्लस 2। फाइन। सो अब हमको क्या करना है, z है 3z प्लस 2, और जो हमारे पास B मैट्रिक्स हमारे को दे रखा है, लेट्स हमारे पास दे रखा है 8, ये हमारे पास 19,
और ये हमारे पास दे रखा है लेट्स से 21 और ये हमारे पास लेट्स से दे रखा है 18। फाइन। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखे हैं, हो सकता है वहाँ पे एक्स भी आ जाए। सो इस चीज़ के लिए आपको घबराना नहीं है, जैसे भी एलिमेंट में आपको इक्वेट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा और चेंज करके आपको इसमें बताता हूँ। लेट्स से इसमें हम वाई आ लेते हैं। फाइन। सो थोड़ा सा चेंज हो गया है क्वेश्चन, कैसा भी हो सकता है। सो हमको क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी आपस में क्या है, इक्वल। इफ ए एंड ए इक्वल्स टू बी, अगर तो इक्वल मैट्रिक्स हमको दे रखे हैं, देन फाइंड कौन कौन से इन्होंने यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक्स वाई एंड जी। तो ये तीनों के लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। जैसे मैंने आपको बोला इक्वल है, ए इक्वल्स टू बी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप क्या लिख दीजिए, इक्वल। 2x इस इक्वल आ जाएगा 8 के, सो 2x इक्वल्स टू 8। 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 19, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 19, 7x इक्वल्स टू 7y इक्वल्स टू 21 प्लस y, 3z plus 2 equals to 18, 3z plus 2 equals to 18. Then you have to solve this equation and then you will get the value of unknown variables, that is 4 यहाँ पर रख के देख लीजिए, 4 4 16 plus 3 it will give you 19। इसका मतलब आपकी x की वैल्यू करेक्ट है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। अब y को इधर लेकर आइए, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कट कर दीजिए, अगर y को इधर लेकर आएंगे तो 7y minus y will give you 6y। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6y is equals to 21 and y is equals to 21 upon 6। सॉल्व करने पर जाएगा 7 बाय नेक्स्ट लास्ट 3z plus 2 equals to 18, 2 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। सो 3z equals to 16, z equals to 16 upon 3। So we will get all the values, all the unknown quantities, that is x equals to 4, y equals to 7 upon 2 and z equals to 16 upon 3। I think आप सबको ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है समझ आ गया होगा। इसी के साथ ही इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए प्लीज़ एक बार लिंक आप चेक, नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए। थैंक यू।